इस गंगा जी में जब नोटबंदी में बोला गया कि लोगों ने डर के नोट बहा दिए, वो क्रेडिट इसी गवर्नमेंट ने ले ली थी। लेकिन आज जब गंगा जी में लाशें बह रही ना, ये क्रेडिट लेने को कोई तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। आज हम पहुंचे हैं रिवेल भाई के ऑफिस में, जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनसे बहुत सारे प्रश्न करने हैं हमें। ये बंगाल इलेक्शन के बारे में बड़े लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं। आप सेंट्रल विस्टा का काम रुकवाने की बात कर रहे हैं या क्यों चल रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए, इतने मजदूर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है, क्या आपत्ति है आपको? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा, जब लॉकडाउन है तो सबके लिए लॉकडाउन है ना। क्या लॉकडाउन में मजदूर केवल सेंट्रल विस्टा में काम करेंगे क्या? पता होना चाहिए, सारे काम चल रहे हैं, कोई काम रुका नहीं। जितने सरकारी काम है सब चल रहे हैं। जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रशासन ही जीवन है क्या, या प्रशासन ही भारतीय जीवन को तय करेगा, या भारतीय जीवन में जो मजदूर है। आपने मजदूरों के ऊपर बात उठाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आभारी हूं आपका, आपके चैनल का भी आभारी हूं। लेकिन तब आपका चैनल कहां गया था जब पिछले साल कोरोना में नंगे पैर सड़कों में छाले पड़ गए थे, जब मजदूरों के बच्चों की डिलीवरी हुई सड़कों में, जब मजदूरों के बच्चे मरे, जब औरैया में 25 लोग रोटी खाते हुए मर गए। इसी उत्तर प्रदेश की कहानी है, कोई लंदन की कहानी नहीं है। क्या तब सेंट्रल गवर्नमेंट को नजर नहीं आता कि मजदूरों को काम देना है? भाई, अगर सरकार काम बंद कर दे और मजदूर घर जाए तब आपत्ति करते हैं। सर लेबर को काम मिल रहा है, मजदूरों को काम मिल रहा है, तब आपत्ति करते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं आप? मैं आपकी संख्या के बारे में एक जानकारी दे दो। आपने फिर से उठाया, मैं मजदूरों के लिए समर्थित व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। सबसे पहली बात यह है कि आनंद विहार बस अड्डा, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और पूरे भारत के जितने बड़े मेट्रो सिटीज के रेलवे स्टेशनों में यह भीड़ इसलिए लगी थी कि मजदूरों को नौकरी बांटी जा रही थी क्या? केवल एक प्रोजेक्ट के मजदूरों के काम करने से आप कहते हैं कि रुकता है? और आप मुझे स्वयं एक बात बताएं, जिस दिल्ली में पैंडेमिक में सबसे ज्यादा डेथ हुई है, सबसे ज्यादा घंटों के साथ लोगों की मृत्यु हुई है, हॉस्पिटल है तो बेड है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो डॉक्टर नहीं है, वैक्सीन नहीं है, और वहां आप कहते हैं कि ये संक्रमित हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रहा है। तो क्या सेंट्रल विस्टा में जब कोरोना आएगा वो ये देख के रुक जाएगा कि नहीं पीएम साहब का आवास बन रहा है, यहां तो मैं नहीं जा सकती? आप देखिए, आप इल्जाम किसी पे कुछ भी ला सकते हैं, किंतु आप बता दूं, सवाल है। प्रश्न सुनिए आप। पूरा कोरोना काल की जो गाइडलाइनें फॉलो की जा रही हैं, यही नहीं, जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे रेलवे में चल रहे हों, चाहे एयर इंडिया में चल रहे हों, जितने भी काम हैं, जितनी अथॉरिटी उनमें चल रहे हैं, सब में गाइडलाइन फॉलो कर काम चल रहे हैं। तो काम बंद करने पर मजदूर बेरोजगार होंगे तो क्या अच्छा लगेगा आपको? बात तो मैं आपको बता दूं, जिस गाइडलाइन के आप इतना बड़ा डंका पीट रहे हैं, एक भी रेलवे स्टेशन में कहीं कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है, किसी की बैग्स चेक नहीं हो रही है, सैनिटाइज नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास वीडियोज हैं और मैं आज प्रकाशित भी कर दूंगा। और दिल्ली की सरकार के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूं, केवल ये नहीं सोचेगा कि मैं किसी सरकार का विरोध हूं, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, इसलिए हमें कभी भी पक्षपाती नहीं समझिएगा। रेबल फाउंडेशन पक्षपाती व्यवहार नहीं करता। लेकिन जब आप मजदूरों की बात करते हैं, क्या बेल आउट पैकेज दिया गया मजदूरों के लिए? पिछले एक साल से आप बता दीजिए कौन से मजदूर को कौन सा पैकेज है? हम जैसे, आप जैसे जो साधारण लोग हैं, उन्होंने सेल्फ वॉलंटियर किया। हम लोगों ने हाईवे में खड़े हुए पानी बांटा, खाने के सामान बांटे। कौन सा प्रशासन आया था? सर, ये जिम्मेदारी क्या अरविंद केजरीवाल की नहीं बनती, जो यहाँ से लाखों मजदूर दिल्ली से गए हैं? सबसे पहले यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा। पहले बात आप समझिएगा, आपने मजदूर की बात उठाया, अभी आनंद विहार रेल टर्मिनल वो किनके अंडर में आता है आप भी जानते हैं, तो मैं तो सीधा नाम लेके बोल रहा हूं। सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा। और दिल्ली सरकार के अंदर ही है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि दिल्ली सरकार ने मजदूरों को चांद पे पहुंचा दिया। हर जगह मजदूरों की अनदेखी हुई, हर जगह, और हर राज्य सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है। लेकिन मेरा प्रश्न, जब आप सेंट्रल विस्टा पे पूछते हैं और सेंट्रल विस्टा का आप मजदूरों से जोड़ते हैं। सेंट्रल विस्टा सर 2019 में ये एक प्रोजेक्ट दे दिया गया था सरकार, इसका आवंटन भी हो गया था। कोरोना आया है 2020 में, जी ठीक है, मानते हैं ना आप, कोरोना आया 2020 में, है ना? जिसका प्रोजेक्ट पहले प्रस्तावित हो गया था जी, तो भी इसके लिए क्या दिक्कत? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगा, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं और अच्छे जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने बोला कोरोना आया 2020 में, कोरोना 2020 में आया। हमारी जीडीपी कब गड़बड़ाई? 2020 में। 2020 में जब हमारी जीडीपी गड़बड़ाई, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसके बाद ये प्रोजेक्ट तत्काल प्रभाव से हमें रोकना नहीं चाहिए था। हम यही काम 2 साल बाद भी कर सकते थे। इस वक्त हमारे देश की सबसे पहली जरूरत क्या थी? हमारे देश में अस्पतालों की जरूरत थी, हमारे देश में इस वक्त वैक्सीन की जरूरत थी। बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिएगा, प्लीज आंसर पूरी करने दीजिएगा। आप संवाददाता, बोलने दीजिएगा, नहीं तो गोदी मीडिया के हम लोग बजाते भी हैं। सुन लीजिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा। हमें जरूरत थी वैक्सीन की। देश की 2 भारतीय कंपनी, भारत बायोटेक, ये वैक्सीन बना रही है। तमाम देश के तमाम राज्य का हर मुख्यमंत्री आज अपील कर रहा है कि आप ये फॉर्मूला अन्य कंपनीज के, भारतीय कंपनीज को ही दे दीजिए,
ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बन सके, क्योंकि वैक्सीन आप दे नहीं पा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं कि हम टीका उत्सव मनाएंगे। क्या हमारा जो मजदूर काम कर रहा है वहां पे, क्या उनको टीके लग गए? अगर लग गए हो तो आप डेटा दीजिए, मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा। आज ये दोबारा कोरोना लहर आई है, तब आपको लग रहा है कि टीका लगना चाहिए? जायज बात है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल आके मीडिया में बोला था कि हम टीका नहीं लगवाएंगे, क्योंकि जब तक कोई टीका अब इनको बोलने दीजिए। 18 महीने जब तक उसका पूरा नहीं होता है, तब तक वो टीका कारगर नहीं माना जाता। चलिए, मैं मान लेता हूं। आज वही अखिलेश यादव, वही अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि सबको टीका नहीं मिल रहा। आपके- तो ये दोहरी राजनीति क्यों? आपको एक बात का जवाब आप ही के सवाल में दे हाँ, देता जी। हूं। आज से 1 महीने पहले व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह मैसेज आया कि अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को मना कर दिया था। सुनिएगा और हिम्मत रखिएगा सुनने का, कि अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया था। आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, दिल्ली गवर्नमेंट के, उन्होंने पूरा लेटर लिखा के पब्लिक कर दिया कि हम पिछले इतने महीने से वेटिंग में, हमने कभी मना नहीं किया है, हमारे पास रिटर्न ऑर्डर है। लेकिन पता है क्या मैसेज आया भारत बायोटेक के सीईओ का? वो ये कहते कि हम आपकी बात को पूरा नहीं कर सकते, हम पहले कंसर्न अथॉरिटीज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक झूठ फैला दिया कि दिल्ली की सरकार ने वैक्सीन को मना कर दिया था। पहली बात। अब मैं आता हूं दूसरे अखिलेश यादव जी का, सुनिएगा मेरी बात। यूपी में तो राम राज्य है, ये तो आप भी मानते होंगे, और आप उत्तर प्रदेश में बहुत सारी देखते होंगे। जिस जगह में राम राज्य का डंका बजाया गया था ना, आज वहां पर राम नाम सत्य सुनाई दे रहा है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं। जिस गंगा जी में जब नोटबंदी में बोला गया कि लोगों ने डर के नोट बहा दिए, वो क्रेडिट इसी गवर्नमेंट ने ले ली थी। लेकिन आज जब गंगा जी में लाशें बह रही ना, ये क्रेडिट लेने को कोई तैयार नहीं है। अगर आप बोलेंगे, नहीं सुनिए, 1 मिनट पहले बोलने दीजिएगा, सवाल उठाइए, आंसर उत्तर सुनने का भी जोश रखिए और हौसला भी रखिए, हम देंगे जवाब। क्योंकि हम ना भाजपा के साथ हैं ना आपके साथ हैं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के लिए एक अनिवार्यता होती है। तो आपको भी ये क्वेश्चन आपसे भी कंसर्न है? हाँ जी, तीनों कृषि कानून बता सकते हैं क्या है? हाँ, तीनों कृषि कानून है। एक तो ये हो गया अनलिमिटेड स्टोरेज का, और एक ये है, दूसरा एक वो है कि कहीं भी आप अपनी जो फसल है उसको कहीं भी दूसरे स्टेट में जाके बेच सकते हो। वो तो नियम हमारा पहले से भी है कि हम अपनी फसल को। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि जो हमारा खेत है उसको, खेत को ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसको मिनिमम 15 साल के लिए लेंगे, और 15 साल के लिए लेने के बाद में अब जो भी उसमें हमारा जो फर्टिलाइजर्स या मशीनरी या जो भी खाद बीज जो भी होगा वो ही कंपनी देगी जिससे हमारा एग्रीमेंट हुआ है। किसान का कुछ नहीं रहेगा उसमें। और लेकिन जब वो खरीदेगी तो उसमें क्वालिटी मांग रही है। अब क्वालिटी, एक बात बताओ, नेचुरल चीज है वो, हमने धरती में बो दिया, कोई भी आलू ही बो दिया, अब हमें क्या पता है उसमें क्या क्वालिटी निकलेगी। बस जब बीज उसी का है, खाद उसी का है, सारी सुविधा उसी की है, मशीनरी उसी की है, अब हम क्वालिटी हमारे ऊपर डिपेंड कर दी, उसमें 3 रेट कर दिए क्वालिटी के। हमें पता है वो पहले तो हमें दे सकता है 1-2 साल, 2 साल के बाद में हमें पता है वो 3rd ग्रेड में ही ले जाएगा, चाहे क्वालिटी हमारी कितनी बेहतर होगी। 3 साल बाद ऐसा करेगा? जैसे भी क्वालिटी हमारी क्योंकि ऐसा है, पहले ये पहले पंजाब, पहले सोच लिया आपने? पहले ये कई फसलों पे पंजाब में कर चुके हैं, और ये ऐसा था, आलू बुवा लिया था उन्होंने और 2 बार ले लिया। जैसे ही मार्केट में 5 रुपए किलो आलू आया, 15 रुपए का एग्रीमेंट इन्होंने किया था। छल्ला लेके आ गए कि ये छल्ला है, इसमें से आलू डाल दो, अगर आलू तुम्हारा छल्ले में से जो निकल जाएगा आप अपना उसको फेंक देना, चाहे कहीं भी अपने जितने गऊ हैं उन गौशाला में दिया हो या कहीं भी दिया हो। हम तो मोटा वाला आलू ले सकते हैं क्योंकि हमारा चिप्स में यही यूज होगा, चिप्सोना आलू है। अब ये तो बताओ कि उसमें किसान की क्या गलती है? क्वालिटी किसान कैसे मेंटेन करेगा बताओ? मैं इसका एक जवाब देना चाहूंगा। किसान पुत्र में भी और जमींदार भी हूं इसी गौतम बुद्ध नगर का। आपके प्रश्न के एक और आंसर भी देता हूं और बहुत अच्छे से आपको इसका जवाब मिलेगा। आप कहते हैं क्वालिटी, आप कहते हैं कि कैसे आपने पहले से अंदाजा लगा लिया। अंदाजा काम करने की शैली से लगता है।